राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? संभवतः ठीक होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यदि आप इस समय अपनी तैयारी में व्यस्त हैं तो निश्चित मानिए कि आप लाखों की उस भीड़ से बहुत ऊपर हो जो भर्ती परीक्षाएं न आने पर भटकाव को प्राप्त हो जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अभी भर्तियां नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे। उनसे आप बहुत आगे हो और ऐसे ही मेहनत करते रहना और लाइब्रेरी में आराम से पढ़ते रहना, ठीक है? हमारी ये जो कक्षा 10वीं की सीरीज़ चल रही है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, जिसका अध्याय पहला चल रहा है। पहला अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे ज़्यादा समय भी ले रहा है। बड़ा है तो समय मांगेगा, पूरा राजपूत वंश इसमें समाहित है, सभ्यताएं इसमें समाहित है, तो आप निश्चित मानिए कि समय ये लेगा, समय ले भी रहा है और हम समय दे भी रहे हैं। 2-3 क्लासें 3-4 क्लासें अभी लगभग और होंगी। आज हम अपनी शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक बात की थी वो मेवाड़ का राजवंश चल रहा है और मेवाड़ के राजवंश में हमने अपनी जो लास्ट बात की थी वो राणा उदय सिंह तक कर ली थी। राणा उदय सिंह कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो ये यात्रा है वो एक उस सदी के महान शासक कहे जाने वाले महाराणा प्रताप की यात्रा शुरू होने जा रही है। मोटे तौर पे पुस्तक के अंदर ज़्यादातर चीज़ें दे दी गई हैं, कहानियाँ नहीं दी हैं, इस वजह से आपको छोटा लग रहा होगा पार्ट कि किताब छोटी है, राजवंश छोटे हैं, कहानियाँ नहीं समाहित हैं। इस वजह से आपकी पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वो कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ ही पढ़ते रह जाते हैं, मूल फैक्ट कम ध्यान दे पाते हैं। किताब के अंदर मूल फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हर लाइन में इसकी में प्रश्न है। चलो बिना समय गवाए करते हैं अपने इस महान शासक महाराणा प्रताप की शुरुआत। वही काम मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, उसके बाद हाईलाइट किया हुआ चीज़ों को हम दोहराएंगे और उसके बाद हम यहाँ मूलतः इनकी कुछ चीज़ों के बारे में इधर चर्चा भी करेंगे। महाराणा प्रताप जिनका शासनकाल की बात करें तो 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया है। 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1544 40 जो सबको याद ही होगा। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शुरुआत में पहले जो महाराणा उदय सिंह के मृत्यु के समय ठीक पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया था, परंतु सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। लगभग फरवरी 1572 की बात है, जब जगमाल को पहले बनाया, फिर कुछ समय बाद ही वहाँ के सरदारों ने और किन को बना दिया, महाराणा प्रताप को। इस समय दिल्ली पर सुल्तान जो शासक था वो बादशाह अकबर था, उसका शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार सुविधापूर्वक जीवन बिताए, अधीनता को स्वीकार कर और बहुत सरल और सहज तरीके से अपना शासन संचालित करे, लेकिन दूसरा अपने देश की प्रतिष्ठा बना रखे। दूसरा विकल्प था, चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। जो दूसरा विकल्प था, दूसरा विकल्प ये था कि आपको अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तब ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने संघर्ष को चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने महाराणा प्रताप ने सबसे पहले मेवाड़ को एक करने का काम किया, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है।
अपने कर्तव्यों और विचारों से उन्होंने सामंतों और भीलों को एक गुट बनाया। सबसे पहले उन्होंने भील जनजाति को और अपनी सेना में शामिल करने का काम किया था, भीलों को एकजुट करने का काम किया था महाराणा प्रताप ने, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया था। महाराणा प्रताप ने भीलों को, जो कि जनजाति कही जाती थी, पिछड़े कहे जाते थे, उनको अपनी सेना में उच्च स्थान दे करके और ये साबित किया कि राजपूतों ने या महाराणा प्रताप ने निम्न वर्ग को भी और उचित स्थान देने का काम किया है। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अब राजधानी गोगुंदा की बजाय कहाँ कर दी? कुंभलगढ़। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। ये अकबर की अब एक तरह से जिद हो गई, क्योंकि नागौर दरबार हुआ था, तो नागौर दरबार में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर को ये एक तरह से जिद हो गई कि अब मुझे किसको? मेवाड़ को अपने अधीन करना है, यानी कि जीतना है। तो पहले तो उसने समझाइश के लिए कुछ चार शिष्टमंडल भेजे, जो 1572 ईस्वी से लेकर के 1576 ईस्वी के मध्य में 4 शिष्टमंडल गए। कितने शिष्टमंडल भेजे? ये भेजे 1572 ईस्वी में जलाल खां भेजा, मानसिंह 1573 में, भगवान दास 1573 में और टोडरमल 1573 में। यानी कि ये तीनों जो राजपूत थे या हिंदू थे कह सकते हैं, वो उन्होंने भेजे 1573 में, और मुसलमान या मुगल भेजा 1572 ईस्वी में। शुरुआत में जलाल खां आया, बात नहीं बनी। मानसिंह आया, बात नहीं बनी। भगवान दास नहीं, टोडरमल नहीं। चारों में से किसी से भी कोई समझौता नहीं हुआ, चारों शिष्टमंडल असफल रहे। मगर राणा ने संधि करने में किसी भी के साथ भी रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। वो स्वाभाविक था कि उन्होंने जब बातचीत से हल नहीं होगा तो फिर अब युद्ध होगा। 1576 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तरफ आ गया। अब उसका पूरा ध्यान किसकी तरफ चला गया? मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ में उसने ये बागडोर किसके हाथों सौंपी? मानसिंह के हाथ। अब होगा महायुद्ध, जिसे इतिहास में हल्दी घाटी नाम से जाना गया। तो मूलतः हमने 4-5 चीजें चर्चा की, मैं इनको यहां लिख देता हूं। बात कर रहे हैं हम किसकी? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की अगर शासन की बात करें 1572 से लेकर के और 1597 ईस्वी तक इनका क्या रहा है? इनका शासन रहा है। अगर हम इनके जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1900 लग गया, 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। स्थान कहाँ हुआ? तो इनका स्थान की अगर अपन बात करें तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका स्थान हुआ था, और बताया जाता है जूना कचहरी में। अगर इसको और आगे लिखा जाए तो जूना कचहरी में इनका जन्म हुआ था। मूलतः हमने 3 बातें की। जन्म को हुआ, स्थान। अगर हम इनकी पिता की बात करें तो उदय सिंह इनके पिता, महाराणा उदय सिंह इनके कौन है? पिता। और इनकी माता जयवंता बाई।
जयवंता बाई, ये वैसे ये जो जानकारी है किताब के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इनकी अगर पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी अजबदे पवार। अजबदे पवार इनकी पत्नी थी। ये मूलतः इनके बारे में जानकारी होगी। अगर इनके राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। अगर राज्याभिषेक और लिखना चाहें, वैसे ऊपर लिखा हुआ है शासन कहाँ से कहाँ तक है। राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में 1572 ईस्वी, 2 बार हुआ था। एक तो यहीं उन्होंने कर दिया था फरवरी के महीने में, 28 फरवरी को ऐसा कोई डेट है जब पुनः इनका फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में फिर राज्याभिषेक हुआ था। तो ये मूलतः जानकारी महाराणा प्रताप के बारे में आप देखें। उसके बाद अब आती है कहानी इनकी अकबर को लेकर के, यानी कि महाराणा प्रताप का अब किसके साथ शुरू होता है। तो अब इनका महाराणा प्रताप का, मैं यहाँ से हटा दूं इसको। अब हम पढ़ेंगे किस किस को लेकर के, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की कहानी। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है नागौर दरबार से। पहली बात तो नागौर दरबार में महाराणा प्रताप उपस्थित ही नहीं हुए। ये याद होगा आपको, नागौर दरबार जो किसने लगाया था? अकबर ने लगवाया था, जो 1570 ईस्वी में लगा था। इसमें महाराणा प्रताप उपस्थित ही नहीं हुए, और उपस्थित नहीं हुए तो फिर उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? अकबर की। अकबर ने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो आप अधीनता स्वीकार करो या फिर हमारे साथ या मुगलों के साथ संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अब अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसने क्या है, समझाइश के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। समझाइश के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे। किसने भेजे? अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। पहले उसने भेजा मुसलमान। उसको लगा कि अगर मुसलमान की बात मानेगी तो हो सकता है कि मुगलों का ही उसमें थोड़ी बड़ाई होगी। लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ मानने वाले थे? ये 1572 ईस्वी में इसने, नवंबर 1572 ईस्वी, नवंबर 1572 ईस्वी, ठीक है। जलाल खां के बाद फिर आते हैं साहब मानसिंह, क्योंकि उनके पास एक ही तोफ थी। अकबर के पास एक ही तोफ, मानसिंह ले दे के राजस्थान के राजाओं के लिए। मानसिंह भेजा उन्होंने जून 1573 में। जून 1573 में मानसिंह से भी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं बनी। फिर उसने भेजा भगवंत दास को। किसको भेजा? भगवंत दास। 3 महीने के गैप में भेजा, जुलाई अगस्त सितंबर 1573, 3 महीने के गैप में भेजे। अब उसके बाद भेजा लास्ट में टोडरमल। तीन और ऐड करेंगे तो दिसंबर 1573। किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई और इनका चारों का कोई समझाइश नहीं हुई और ये फैल रहा इनका। तो ये रही इस पेज की कहानी, आपने मोटे मोटे तौर पर उधर देखी। असफल रहे चारों शिष्टमंडल। अगली जो अब हमारी कड़ी जुड़ेगी वो सीधे अब हमको लेके जाएगी हल्दी घाटी युद्ध की तरफ। पढ़ते हैं क्या है। 18 जून 1576
18 जून 1576, जो इतिहास की सबसे चर्चित डेट, जिसको कुछ विद्वान 21 जून भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप के साथ युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप की सेना के हरावल दस्ता, यानी कि जो आगे जो सेना का नेतृत्व करते हैं उसको हरावल दस्ता बोलते हैं, उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी, जबकि मुगल सेना के हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहे वो थे जगन्नाथ कछवा। तो देखो दोनों एंटी हो गए, मुगलों की तरफ से हिंदू शासक या हिंदू नेतृत्व कर रहा है हरावल दस्ते का, और हिंदू की तरफ से मुसलमान हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा है। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारकर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला, ये मतलब अनिर्णायक युद्ध रहा। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी, यानी कि अकबर का उद्देश्य था साम्राज्य जीतना नहीं था, महाराणा प्रताप को झुकाना था। महाराणा प्रताप झुके नहीं, वहां से निकल जरूर गए लेकिन झुकने का कोई काम नहीं हुआ। बाद में फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन पहाड़ियों पर बिताया, और जब तक मुगलों की नाक में दम नहीं कर ली तब तक उन्होंने न तो बिस्तर, यानी कि जैसे बोलते हैं अपन शयन कक्ष में, जो आप आज की भाषा में बेड बोल सकते हो, उस पर सोए। जमीन पे उन्होंने मतलब लेटे, घास फूस की रोटी आदि खाई। ये मतलब बहुत संघर्ष में जीवन उन्होंने जिया। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से पुकारा है? तो वो खमनौर का युद्ध कहा है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। वैसे कर्नल जेम्स टॉड के बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि इसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी इसको कहा है। तो ये मूलतः जानकारी रही हल्दी घाटी युद्ध की। मैं इसको यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। हल्दी घाटी युद्ध, कब हुआ? दो डेट आती हैं, 18 जून या इसको 21 जून 1576। सबसे पहली चीज हमने जानी कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। ठीक है, दो पहलू अब हम इस युद्ध को लेकर के दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप की, दिख रहा है क्या? हाँ, एक तरफ हम चर्चा करेंगे अकबर की। दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों के इस युद्ध को लेकर क्या वो थे। सबसे पहले मैं अगर यहाँ की इसकी बात करूं, योजना इन्होंने कहाँ बनाई, तो इनकी योजना कुंभलगढ़ दुर्ग से ही बन के आई थी। फिर आके इन्होंने गोगुंदा में और बाकी प्लानिंग की थी। अच्छा, इसकी योजना मैग्नीज दुर्ग में की गई थी, अजमेर में। इसकी योजना कहाँ हुई? मैग्नीज दुर्ग में। इसके हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी द्वारा। हकीम खां सूरी द्वारा। और इसके हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ कछवा ने। जगन्नाथ कछवा ने। और अगर हम ये मूलतः ये दो जानकारी इनके। अच्छा, इनके अगर चंद्रावल की बात करें तो इनका चंद्रावल राणा पूजा ने की थी।
चंद्रावल जो दस्ता था, चंद्रावल दस्ता राणा पूजा, ये दोनों के बारे में हमने यहाँ बात की। ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा। पहली बात तो ये युद्ध कैसा रहा? अनिर्णायक, यानी कि असफल भी कह सकते हैं। क्योंकि असफल इस वजह से क्योंकि अकबर इसमें सफल थोड़ी हुआ था। महाराणा प्रताप अपना मुकुट झाला बीदा को पहना करके, हालांकि जानबूझ के नहीं, तमाम सारे सामंतों ने महाराणा प्रताप से कहा कि आप बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, तब ऐसी स्थिति में आप अपना मुकुट किसको पहना कर जाइए? तो महाराणा प्रताप झाला बीदा को अपना मुकुट पहना करके और बाद में थोड़ी सी और जानकारी, हल्दी घाटी युद्ध को किसने क्या कहा है वो और जान लेते हैं। तो मैं इसको हटा दूं। 3 मुख्य कथन आते हैं, नीचे यहां लिख देता हूं। 3 मुख्य कथन आते हैं, इसको लेकर के क्या क्या कथन रहे हैं, किस किस के रहे हैं। तीनों कथन अबुल फजल, बदायूं और जेम्स टॉड। अबुल फजल ने क्या कहा है? दूसरा है बदायूं ने, और तीसरा है कर्नल जेम्स टॉड, या जिसको हम टॉड के नाम से भी। अबुल फजल तो इसको कहते हैं खमनोर का युद्ध। किसका युद्ध? खमनोर का युद्ध। देखो ये मूल बातें हैं जो हमको इनके बारे में याद रखनी है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, गोगुंदा का युद्ध। अब इसी सब को अगर आपको कहानी के रूप में पढ़ाया जाता तब आप निश्चित मानिए कि महाराणा प्रताप अकेले ही 4 से 5 दिन ले लेते हैं। इसको हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल टॉड ने कहा है। वैसे कर्नल टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। ये मूल जानकारी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अभी भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, वो जारी रहा। 1576 से लेकर के और 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। दोनों असफल रहे, फिर भी उन्होंने उस पर अधिकार नहीं किया। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा हल्दी घाटी का युद्ध क्यों असफल माना गया? क्योंकि अगर अकबर वहां सफल हो जाता तो आप समझो कि बाद में वो सैनिक अभियान क्यों भेजता, अगर उसी समय वो उसको जीत लेता। तो इस वजह से वो असफल रहा। बाद में उसने 1576 से 1585 तक कई सारे अभियान भेजे, जिसमें एक तो शाहबाज खां के द्वारा नेतृत्व के लिए एक सेना भेजी गई, एक अब्दुल रहीम खाने के नेतृत्व में भेजी गई। दोनों असफल रहे। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। और एक ये घटना घटित हुई 1578 ईस्वी में। तब बाद में शाहबाज खां फिर पुनः आया, ओनली कौन से दुर्ग पर? कुंभलगढ़ दुर्ग पर। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध देवेर नामक सैनिक स्थान चौकी पर आक्रमण किया, और महाराणा के पुत्र अमर सिंह, साथ में अमर सिंह थे और महाराणा प्रताप दोनों थे, दोनों ने और देवेर की और उस पर धावा बोल दिया। और वहां का जो वो था सूबेदार, वो था सुल्तान खां, जो अकबर का, जिसको अकबर का काका बोला जाता है। ये शेरमा सुल्तान खां वहाँ का सूबेदार था। उसको अमर सिंह ने एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण देवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। देवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में
जो महाराणा प्रताप साथ में उनके पुत्र अमर सिंह दोनों साथ में लड़े और उन्होंने अकबर के काका शेरमा सुल्तान खां को पराजित किया, उसको मारा। इस वजह से एक छोटी सी सेना ने और इतनी बड़ी अकबर की सेना को पराजित किया। इस वजह से दिवेर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, मैराथन कहा जाता है। ये कहानी हमारी रही दिवेर युद्ध को लेकर के। एक नाम जो रह गया, मेवाड़ का जो दानवीर है या मेवाड़ का जिसको हम उद्धारक बोलते हैं, भामाशाह, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का लंबे समय तक साथ दिया था, सहयोग किया था, पूंजी दी थी, भामाशाह, जिनका नाम था भामाशाह। इसी वजह से आज कोई भी दान आदि देता है तब हम कहते हैं कि बड़ा भामाशाह बन रहा है, यानी कि उनकी उनसे तुलना की जाती है। तो मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है, भामाशाह को। हम मूलतः दिवेर के युद्ध की बात कर रहे हैं। दिवेर का युद्ध, वैसे तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कई सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन ये दो चार मूलतः युद्ध, जिसको हम, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, दिवेर का युद्ध हो गया। दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 में, अक्टूबर 1582 में। किस किस के बीच हुआ, तो महाराणा प्रताप, साथ में थे उनके अमर सिंह वर्सेस शेरमा सुल्तान खां। शेरमा सुल्तान खां, विजय किसकी हुई, महाराणा प्रताप और अमर सिंह की, और इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में एक कथन आया, क्या कथन आया कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ की क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन, और मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है, वो हल्दी घाटी को कहा जाता है। ठीक है, ये मूल जानकारी हमने दिवेर के युद्ध को लेकर के जानी। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई भी अभियान नहीं भेजा। 1582 के बाद उसने अभियान भेजना बंद कर दिया। महाराणा प्रताप झुके नहीं। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडगल को छोड़ करके, यानी कि ये दो जगह रह गई, बाकी पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार पुनः जमा लिया और उन्होंने चावंड को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बाद में महाराणा प्रताप ने राजधानी किसे बनाया, चावंड को राजधानी बनाया, और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी, पुनः याद करने योग्य डेट, 19 जनवरी 1597 ईस्वी, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी चावंड के पास ही बांडोली नामक गांव में उनके अंतिम संस्कार किया गया। तो ये भी आप याद रखना कि बारडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल टॉड लिखते हैं, कर्नल जेम्स टॉड महाराणा प्रताप के लिए लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ये किसने कहा है, ये कर्नल जेम्स टॉड ने अपने कथन कहा है। किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए, कि आल्पस पर्वत के समान जो अरावली, अरावली की तुलना किससे की है, आल्पस पर्वत से की है। वो इतनी विशाल काय, मतलब एक घाटी में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर आपको महाराणा प्रताप की वीर गाथा सुनने के नहीं मिली। इस तरीके से महाराणा प्रताप के शासन का पूरा हमने मोटे मोटे तौर पर जानकारी प्राप्त की। मैं थोड़ा सा इस वजह से फास्ट हूँ किताब, क्योंकि हमारा टारगेट किताब है।
किताब में जितनी जानकारियाँ दे रखी है उतना ही पढ़ाने का काम है। अगर विस्तार से पढ़ाने लगें तो पहली बात तो आपके पास कई प्रकार की गाइडें उपस्थित हैं आपके पास, उनमें आप बहुत अच्छे विस्तार से पढ़ सकते हैं। इन किताबों अभी किताब मेरे पास आपने देखी कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। बाद में कुछ किताबों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें भी मतलब बाद में ऐड की जाएंगी, यानी कि इन सब से समाहित समेकित जानकारी इकट्ठी करके कुछ नोट्स बनाने का काम भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इस वजह से मतलब आप फिर ज़्यादा अधिक जानकारी आप वहाँ से प्राप्त करने का काम करें। अभी हम जिस तरीके से चल रहे हैं राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के ही पुत्र महाराणा अमर सिंह के बारे में हम जानकारी करते हैं। ये अमर सिंह फर्स्ट है, बाद में अमर सिंह सेकंड भी आएगी। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बने। महाराणा प्रताप की मृत्यु के ठीक बाद अमर सिंह को शासन गद्दी पर बैठाया गया। शासक बनने के उपरांत उसने मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा, वो तो करना ही पड़ेगा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजहां खुर्रम, या जैसे शाहजहां कहते हैं शहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, उसने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। तो इनके शासनकाल की सबसे बड़ी बात पहली आ गई कि मेवाड़ अभियान की अगर बात करें तो मेवाड़ अभियान पर किसको भेजा गया था, शहजादा खुर्रम को या शाहजहां को। उसने मेवाड़ में लूटमार और आगजनी की द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे, सामंत कई लंबे वर्षों से और युद्ध कर रहे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप के समय पे महाराणा प्रताप तो झुकने वाले बिल्कुल थे नहीं, उनको लड़ना ही था। इस वजह से उन जो सामंत थे वो लड़ के ऊब गए, उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। अब उन्होंने दबाव डालने का काम कर लिया कि आप संधि कर लो। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकार देनी पड़ी। मतलब इनके पुत्र को कर लिया, महाराणा अमर सिंह का पुत्र थे कुंवर कर्ण सिंह, पुत्र को बस में कर लिया तो पुत्र ने पिताजी को समझा दिया, झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकारनी देनी पड़ी। और ये इस तरीके से मेवाड़ में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जो शासक रहे वो रहे महाराणा अमर सिंह। जनवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ को पुनः अपना राज्य मेवाड़ लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। लेकिन एक शर्त लगा दी, मुगल मेवाड़ संधि तो हो गई 1615 ईस्वी में, लेकिन एक शर्त लगा दी, राज्य तो मेवाड़ तो लौटा दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, ये शर्त लगा दी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य में स्वयं खुश न था, क्योंकि उसको जबरदस्ती सामंतों ने स्वीकारना पड़ा। उसने स्वयं को राजकाज से विरक्त कर लिया और जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि बड़ी सफलता इस वजह से कि लगभग 100 वर्षों से एक मेवाड़ का और मुगलों का संघर्ष चला आ रहा था। मेवाड़ मुगल उसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे। हम अमर सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराणा अमर सिंह कब से कब तक इनका शासन माना जाता है? 1597 ईस्वी में शासक बने और 1620 ईस्वी तक इनका शासन रहा। किसका? हाँ, सबसे पहले तो शुरुआत में ही इनको मतलब अगर इसमें मेवाड़ अभियान की बात करें, एक मेवाड़ अभियान सुनेंगे पढ़ेंगे पहले। एक युद्ध का जिक्र और आता है, वो ऊंटाला का युद्ध, जो जहांगीर और उसके बीच हुआ था। किसके? अमर सिंह के।
अगर हम इसमें पढ़ना चाहें, ऊंटाला का युद्ध। जहांगीर और किताब के अंदर इसकी जानकारी नहीं है। इसमें अमर सिंह को क्या मतलब सफलता हासिल हुई थी। उसके बाद मेवाड़ अभियान शुरू हुआ। मेवाड़ अभियान में किसको भेजा गया? शाहजहां को भेजा गया। फिर बाद में हुई मेवाड़ मुगल संधि, जो मुख्य है, हमको इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि जनवरी 1615 ईस्वी में। और अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? मेवाड़ ने या राणा अमर सिंह ने। शर्त क्या रखी गई? शर्त ये रखी गई कि दुर्ग का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, मरम्मत नहीं की जाएगी। ये शर्त किसने लगाई? मुगलों की तरफ से। इस तरीके से एक लाइन और अगर आप लिखना चाहो कि सबसे पहले सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाले मुगलों की अधीनता, सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ शासक कौन है? महाराणा अमर सिंह। ये मूल जानकारी महाराणा अमर सिंह के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में। मेवाड़ के मूलतः ये ही शासक हमारी इस पुस्तक के अंदर दिए गए, लास्ट में दिए गए महाराणा अमर सिंह को। अमर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। इनके दिमाग में एक ही भूत सर चढ़ के बोला कि जो मुगलों के साथ जो संधि हुई थी उसमें दुर्ग का निर्माण कार्य नहीं करने की जो शर्त रखी गई थी उसका पालन नहीं करना है। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ जो मुगल संधि अभी हमने ठीक पहले पढ़ी की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सैनिकों के साथ सादुल्ला खां को भेजा। और राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। मुगलों की जो सेना थी वो मतलब जो दीवारें थी या दुर्ग की हम कह सकते हैं कि दुर्ग की जो दीवारें थी उनको गिरा करके और लौट गए। (1658) ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। अब ये दिल्ली में ही आपस में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब और दारा शिकोह में आपस में लड़ाई चली कि दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। 1658 ईस्वी में। मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। शुरू में तो राज सिंह किसी का भी समर्थन नहीं करना चाहता, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। ऐसा बताया जाता है कि वैसे मूलतः झुकाव औरंगजेब की तरफ था महाराणा राज सिंह का, लेकिन औरंगजेब की जिस तरह की हरकतें सामने आई शासक बनने के बाद, उसने मंदिरों को तुड़वाया, राजस्थान के कई दुर्गों को क्षतिग्रस्त किया, महिलाओं को प्रताड़ित किया। और एक और प्रकरण आता है चारुमती को लेकर के। ये कुछ मुख्य कारण रहे और जजिया कर ये भी एक कारणों में मतलब उससे आपसी संबंध खराब होने का कारण है राज सिंह का और औरंगजेब का।
औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने जब उसे 6000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया था, खुश होकर के, और मनसब दिया किसको? राज सिंह को, क्योंकि राज सिंह ने दारा सिकों का साथ नहीं दिया था। ऐसा बताया जाता है कि अंदरूनी रूप से तो औरंगजेब का ही साथ दिया, तभी तो 6000 का मनसब दिया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर के अब ये दोनों के बीच कॉरिडोर बनी चारुमती संघर्ष का कार्ड, जिसका विवाह औरंगजेब के साथ होने वाला था, लेकिन विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। बीच से बीच विवाह किसके साथ हो गया? राज सिंह के साथ हो गया, चारुमती का। 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। दूसरा कार्ड ये रहा, औरंगजेब और राज सिंह के बीच संबंध खराब होने का दूसरा कार्ड है जजिया कर। पहला तो चारुमती का विवाह हो गया, दूसरा जजिया कर। राज सिंह ने विरोध किया। फिर बाद में मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। और तीसरा कार्ड ये था कि मुगल और मारवाड़ जब संघर्ष छिड़ा तब उसमें मुगलों का साथ न दे करके महाराणा राज सिंह ने और राठौड़ों का साथ दिया। तो ये तीसरा कार्ड ये हो गया। तब जाकर के 1680 ईस्वी में राज सिंह की क्या हो गई? बाद में जाकर के मृत्यु हो गई। तो ये इस तरीके से राज सिंह का शासन रहा। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने अकाल के प्रबंधन की वजह से गोमती नदी के पानी को रोक करके और राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील किसने बनवाई? राज सिंह ने बनवाई। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 9 चौकी नामक स्थान पर या 9 चौकी की पाल पर क्या बना हुआ है? राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगा हुआ है, जो संस्कृत भाषा में लिखित है। और इस शिलालेख मतलब रचना किसके द्वारा की गई? तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इस वजह से संसार की सबसे बड़ी जो शिलालेख इसको माना जाता है, क्योंकि ये कितने शिलालेखों पर वर्णित है? 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। ये रही महाराणा राज सिंह के बारे में मूल जानकारी। मोटे मोटे तौर पर हम अगर इधर पढ़ें महाराणा राज सिंह को, शासन की बात अगर आए 1652 ईस्वी से लेकर के 1680 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनमें मतलब इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो मुगल के बीच संघर्ष का ही आता है। सबसे पहले तो मुगल संघर्ष ही हुआ। शाहजहां से इनका ज़्यादातर शुरुआत में आपसी वो रहा, उसके बाद फिर औरंगजेब के साथ इनकी कुछ समय तक सही बनी रही। तो मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसको न मानने वाले पहले शासक कौन है? महाराणा राज सिंह, यानी कि इन्होंने दुर्ग में निर्माण कार्य करने का काम किया था। तो महाराणा राज सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध की मतलब उत्तराधिकार युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो ये हमारे दिल्ली की उसमें जब राजस्थान मतलब भारत का इतिहास पढ़ेंगे उस समय पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, जिसमें लगभग, वैसे तो दोनों के में किसी का भी स्पष्ट रूप से साथ नहीं दिया था राज सिंह ने, लेकिन बताया जाता है कि औरंगजेब के साथ इसके शुरुआती संबंध ठीक थे। तो पहली तो हमने एक ही चीज़ पढ़ी, ये हम यहाँ से पढ़ लेते। 6000 मनसब प्राप्त करने वाले शासक कौन है? राज सिंह। किसने दिए थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब और राज सिंह वर्सेस औरंगजेब होने के कारण क्या थे? यानी कि दोनों आमने सामने होने के कारण क्या थे? तो मूल कारणों की बात करें तो मूल 3 कारण आते हैं। पहला तो चारुमती का विवाह होना था औरंगजेब के साथ, हो गया राज सिंह के साथ। चारुमती का विवाह
दूसरा है जजिया कर, जो औरंगजेब ने लगाया। तीसरा है राठौड़ों का साथ देना, राठौड़ों का साथ देना। ये मूल बातें रही राज सिंह के बारे में। उसके बाद अगर इन्होंने निर्माण कार्य की अगर इनकी बात करें, मैं इनकी निर्माण कार्य की बात करूं, निर्माण कार्य क्या क्या करवाए। निर्माण कार्य एक तो राजसमंद झील बनवाई, जिस इस झील की किनारे पर या नौ चौकी की पाल पर, नौ चौकी नामक स्थान पर एक प्रशस्ति लिखी, उसका नाम है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति, जिसको लिखने का काम या फिर वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देख लेना। हाँ, राज प्रशस्ति जो रणछोड़ भट्ट ने लिखी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण थी। कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर, जो जिस वजह से इसको संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जाता है। ये मूल जानकारियाँ हमने मेवाड़ के शासकों के बारे में जानी, जिसमें हमने मूलतः 7 से 8 शासक पढ़े। कल हमारी जो क्लास होगी वो मारवाड़ को लेकर के होगी, यानी कि अब हम मारवाड़ के शासकों को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, निरंतर आप बने रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको जितनी भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित मूल किताबें, उनको अलग अलग सीरीज के माध्यम से पढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।